Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अपने जून 2025 एग्ज़ाम के लिए जो अभी आपका हुआ है। अब आप सबको पता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ़र साइड पे ही आई थी इस बार। ठीक है, देखा जाए तो 3 से 4 पेपर्स के बाद अभी फ़िज़िकल केमिस्ट्री का लेवल उन्होंने टफ़र साइड पे रखा है। यूजुअली वो ऑर्गेनिक टफ साइड पे डालते हैं, बट इस बार फ़िज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थी। ठीक है, मेन कारण यही है कि आपके पास जो क्वांटम है, क्वांटम थोड़ी डिफ़िकल्ट साइड पे थी, और जो बाकी अगर मैं काइनेटिक्स से लूँ तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रखे थे और थोड़े से नए टॉपिक्स की तरफ भी उनका अप्रोच ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल फेज़ में, है ना, और थोड़े बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस भी थे, जैसे हेनरीज लॉ से क्वेश्चन पूछ लिया जो आज तक कभी नेट ने पूछा नहीं है, और इवन जो सरफेस में से पूछा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग, वो भी कभी नहीं पूछा आज तक। ठीक है, तो नेवरदलेस ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट साइड पे ही था, बिकॉज फिर आपकी इनऑर्गेनिक थोड़ी ईजियर साइड पे थी प्रीवियस पेपर के कंपैरिजन में, और ऑर्गेनिक भी ठीक ठाक थी, है ना। तो अगर आपने तीनों थोड़े सही ढंग से किए थे प्रिपेयर, है ना, तो अगर फिजिकल नहीं हो पाई तो एटलीस्ट आप बाकी कर सकते हो, तो यू कैन अटेम्प्ट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं अभी फिजिकल। सो पार्ट बी के क्वेश्चंस मैं पहले डिस्कस करूंगा, सो लेट स्टार्ट। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपके पास एक आइगन स्टेट साई है ऑफ अ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। नॉर्मली जो आप हैमिल्टोनियन कंसिडर करते भी हो ना श्रोडिंगर इक्वेशन में, वो टाइम इंडिपेंडेंट ही होता है, मीन्स कि उसमें टाइम नहीं आता। तो इस केस में क्या होता है बेटा कि आपके पास जो वेव फंक्शन होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है ना। अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूं, सो देखो इट्स लाइक दिस। वेव फंक्शन वो से वन डायमेंशनल वेव फंक्शंस है, वो एक्स और टी दोनों का है, टाइम का भी फंक्शन है। सो इसको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूँ कि से एक x का है और दूसरा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ आयोटा एनर्जी t बाई एच कट। तो ये उसका स्पेशल पार्ट है और ये उसका टाइम का पार्ट है, टेम्पोरल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, सो आपका जो वेव फंक्शन है दैट इज टाइम डिपेंडेंट। बट अगर मैं साई स्टार टाइम साई की बात करूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूं, तो उस केस में आप क्या करोगे, साई स्टार साइन साई, तो आप साई स्टार टाइम्स साई जब आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, देखो 5x तो आपके पास वही हो गया, बट यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है। सो ये आपके पास हो गया, माइनस हट गया, माइनस ओटा की जगह ओटा आ गया, और यहाँ पे ये है। सो उससे क्या होता है, ये जो आपका टाइम वाला पार्ट है वो कैंसल आउट हो जाता है, जिसके कारण साई तो आपका टाइम डिपेंडेंट है, बट साई स्टार इंटू साई आपका टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिगार्डिंग स्टेटिस्टिकल। ठीक है, आपको कन्फर्मेशंस दे रखी हैं एक मॉलिक्यूल की ए और बी, दोनों की आपको एनर्जीज दे रखी हैं, तो आपको बताना है कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लाइक इतनी है, 9 kBt है, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बी कॉन्फर्मेशन में है। तो वो आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ जो एनर्जी है ऑफ कॉन्फर्मेशन बी डिवाइडेड बाय kBt डिवाइडेड बाय योर पार्टीशन फंक्शन, है ना, ये होती है फ्रैक्शन। तो ये आपके पास होगा जो इसकी एनर्जी है डिवाइडेड बाय kBt, इसमें दोनों के पार्ट्स आएंगे, जो ए कन्फर्मेशन की एनर्जी है, और यहाँ पे आपके पास हो गया ये वाली चीज़। तो बस यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज़ 9 kBt, सो ये बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 9, ये बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 5, ये बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 9। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 9, तो ये आपके पास क्या बन जाता था, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 4। ठीक है, तो आपके पास आंसर ये था इन द ऑप्शन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर, तो ये अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द जीटा पोटेंशियल। तो देखो कोलॉइड से क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेडली, डीएल-वीओ थ्योरी से आ रहा है, तो अगर डीएल आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे तो उसमें अगर हम डीएल-वीओ थ्योरी की बात करें तो एक जीटा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो भी आपका कोलॉइडल पार्टिकल है, आपको पता है उसके अराउंड होती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, एक पहली लेयर होगी, उसके बाद आपकी डिफ्यूज लेयर होती है। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ डबल लेयर। तो जो पहली लेयर होती है दैट्स अ रिजिड लेयर। ठीक है,
तो जो आपका जीटा पोटेंशियल होता है वो यही होता है कि भैया इस लेयर पे ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ शेयर। मतलब आपका जो पार्टिकल का सेंटर है अप टिल रिजिड लेयर कितना रेडियस होगा, दिस विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ शेयर। इस पे कितना पोटेंशियल है इन कंपैरिजन टू बल्क, दैट्स कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका आंसर आना था रेडियस ऑफ शेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली क्रैश कोर्स में से था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट। सो आपको फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी थी। तो देखो हमने बात करी थी तब कि आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ वाई। सो दिस इज इक्वल टू डी ई, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ अल्फा वाई, इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, है ना। तो फोर्स कांस्टेंट आप कैसे निकालते थे, आप डबल डेरिवेटिव करते थे पोटेंशियल का। अब आप पोटेंशियल को y के इन टर्म्स एक्सप्रेस करो, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट के इन टर्म्स एक्सप्रेस करना है, तो ये चीज़ है ना। और इसकी आपको वैल्यू चाहिए एट y इक्वल टू 0। तो जो आपका फंक्शन है उसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू y, और y की फिर 0 वैल्यू पुट कर देते जो सेकेंड डेरिवेटिव आया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे y इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि x आपका x इक्विलिब्रियम के बराबर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो फोर्स कांस्टेंट आता है वो आ जाता है 2 इंटू जो डी ई है और ये जो अल्फा है इसका स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। अब आई डोंट नो वाई उन्होंने पार्ट बी में पूछा है, बिकॉज इसमें आपको अच्छा खासा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, बट सिंस क्रैश कोर्स में डायरेक्टली कराया तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। आंसर है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपके पास एक 1 डायमेंशनल सिस्टम है, तो आपको एक ही डायमेंशंस बतानी है ना। सो क्वाइट सिंपल है। अब आपको पता है कि अगर आप साई एक्स को ये चीज़ करोगे, 1 डायमेंशनल सिस्टम है dx के साथ, तो आपके पास आएगी प्रोबेबिलिटी। सो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डायमेंशनलेस होती है ना, प्रोबेबिलिटी आपकी डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो दिस विल बी ए का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। सो इससे जो भी आ रहा है आपके पास एक डायमेंशनलेस चीज़ ही आ रही है। ठीक है, दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी। तो ये अच्छा था क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल था। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ए की डायमेंशंस निकालना चाहता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएंगी, इसकी तो वैसी कोई डायमेंशंस नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डी एक्स भी है। ठीक है, सो पहले यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये हो गया ए स्क्वायर, ये आ गया लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन एल, सो लेंथ का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी एल हो गया। सो यहाँ से आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ए स्क्वायर है वो आपका 1/l क्यूब आएगा। इसका मतलब जो आपका ए है वो आपके पास l की पावर -3/2 आएगा। सो ए की डायमेंशंस आपके पास ये आएंगी। ठीक है, आप जब सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था, है ना। आपको यहाँ पे z की वैल्यू बतानी थी। z से आप पता कर सकते हो कि आपका FCC है, BCC है या सिंपल है। तो आपको पता है डेंसिटी आपकी ये होती है, z आपका पास ये हो गया। सो बस आप फॉर्मूला लगा लो। डेंसिटी आपको दे रखी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट सही से पुट करना। ये आपके पास हो गया एवोगैड्रो 6 × 10⁻23 पर मोल। ए की वैल्यू आपके पास हो गई, देखो दिस इज़ 400, ये हो गया 10⁻⁻10 इन सेंटीमीटर्स इसका क्यूब, डिवाइडेड बाय जो आपका मोलर मास है वो कितना है 27 ग्राम पर मोल। तो बस पर मोल कट गया, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से कट गया। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब से। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4। यहाँ पे आपकी z की वैल्यू आती है 3.84 जो अप्रॉक्सीमेटली 4 है। तो आपको पता है Z4 किसके लिए होता है, FCC के लिए होता है। तो आपका आंसर आना था FCC। ठीक है, क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास था बेटा, आपको लूमो पूछ रखा था बेंजीन का। अब आपको पता है कि बेंजीन के केस में अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपके पास इस तरह बनती है ना, फ्रॉस डायग्राम। तो आपको पता है कि आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करोगे तो ये आपके पास लूमो है। सो लूमो आपका डीजनरेट होता है। सो यहाँ पे ये 2 वेव फंक्शंस आपके लूमो आते, कैसे आते, नोडल प्लेन के कॉन्सेप्ट से, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया हुआ है। सो नोडल प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ये एक नोडल प्लेन है
है ना, इसके अबाउट आपका वेव फंक्शन इज चेंजिंग द साइन, और यहाँ पे ये दूसरी नोडल प्लेन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट यहाँ पे वेव फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी वेव फंक्शन साइन, तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो लूमो है इनके पास दो नोडल प्लेन ही होती हैं, इसके पास एक होती है, इसके पास कोई नहीं होती, जो ग्राउंड वाला है। ठीक है, तो ये दो नोडल प्लेन्स हो गई। यहाँ पे भी आप दो नोडल प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, कि एक आपके पास ये नोडल प्लेन है और ये आपके पास एक ये नोडल प्लेन है। तो आप देखो इस नोडल प्लेन के अबाउट ये जो आपका वेव फंक्शन है इसके साथ साइन चेंज आएगा, जैसे ये है ऑपोजिट है, इसका सेम ले लिया कोई नहीं, क्योंकि ये नोड ही है बेसिकली इस पॉइंट पे, और यहाँ पे भी नोड ही है, तो इन दोनों का भी ऑपोजिट, तो यहाँ पे भी दो नोडल प्लेन्स हैं, तो आपका आंसर आना था बी और सी, बोथ आर लूमो, जो आपस में डिजनरेट है विद द सेम नोडल प्लेन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब ये भी आपका पार्ट बी का क्वेश्चन था, बट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस केस में आपको ट्रिपलेट स्टेट हीलियम की बतानी थी कि किस फॉर्म में आती है ना। आपको पता है कि एक सिंगल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होती है, बट अगर हम डिटर्मिनेंट्स को कंबाइन करें तब क्या फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो देखो अगर आप ये वाला ऑप्शन था इसमें आंसर, अगर बेसिकली आप इलैबोरेट करके देखते ना, ट्रिपलेट स्टेट का क्या मतलब है। ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है कि आपका जो स्पिन पार्ट है आइदर वो ये हो, या दोनों की स्पिन बीटा हो, या आपके पास ये हो अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1। ठीक है, ये तीन आपके पॉसिबल स्पिन फंक्शंस हो सकते हैं। अब ये तो किसी में भी प्रोबेबल नहीं था, अगर आप ऑप्शंस देखोगे, ठीक है, तो वहां पे अल्फा और बीटा ही था, दोनों का सेम अल्फा ना दोनों का बीटा, तो ये तो दोनों वैसे डिस्कार्ड हो गए। आपको इसमें से चूज करना है कि आपका स्पिन वेव फंक्शन ये बने। तो ये बन सकता है कैसे, अगर आप इसको फर्दर इलैबोरेट करोगे, तो इलैबोरेट करो तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बी 1s अल्फा 1 2s बीटा 2, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा सिंस मेमोरी बेस्ड ही है, माइनस 1s अल्फा 2 2s बीटा 1, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 2s अल्फा 1 1s बीटा 2, और यहाँ पे बन गया माइनस ऑफ 2s अल्फा 2 माइनस ऑफ 1s बीटा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप कंबाइन करोगे, देखो इसको कंबाइन कर दो, यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 2 है, सो अगर यहाँ पे मैं अल्फा 1 बीटा 2 कंबाइन कर लूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा 1s1 2s2 माइनस 2s1 1s2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दो को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाती प्लस अगेन नाउ अल्फा 2 बीटा 1, और यहाँ पे आपके पास क्या बचता, दिस विल बी 2s2 1s1, तो ये आपके पास होता 1s1 2s2 माइनस 2s1 1s2। तो अब देखो, अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, सो व्हेन आई कंबाइन दीज टू, तो आप फाइंड आउट करोगे कि इसका जो स्पेशल पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक है, जिसके कारण आपका जो ओवरऑल वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक बन रहा है, क्योंकि आपको वही चाहिए। तो ये स्पेशल पार्ट हो गया, और इसका जो स्पिन पार्ट है अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1, तो ये इसका स्पिन पार्ट है। तो आपको देखो स्पिन पार्ट यही चाहिए था ट्रिपलेट के लिए, और ओवरऑल वेव फंक्शन आपका एंटी सिमेट्रिक है, तो आपका आंसर बनता था ये। ठीक है, माइनस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है HI के बनने की। एक्चुअली ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रही है और डिकम्पोजिशन भी हो रही है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है फॉर द प्रोडक्शन, वहाँ पे स्टेटमेंट में क्लियरली था। तो 167 किलोजूल पर मोल बेसिकली ये आपकी कॉमन ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ये आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको दे रखी है कितनी 167। ठीक है, और आपको एंथैल्पी चेंज दे रखा था, मतलब रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, सो मतलब आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो है -8। ठीक है, एज्यूमिंग जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स सेम है दोनों रिएक्शंस के, तो आपको बताना था कि भैया Kp या Kd रेट कांस्टेंट प्रोडक्शन का या डिकम्पोजिशन का, किसकी ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंस है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी K की टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है। K उतना कम होगा, बट टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से K किस तरह बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि भैया बैकवर्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी। कितनी आएगी, ये एक्सो बनाया तो ये कितनी आई 167
प्लस 8, मतलब ये हो गया 175। तो डीकम्पोजिशन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या है कि भैया इन दोनों में से किसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस ज़्यादा आएगी? केडी की। सो इसका मतलब जो केडी है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसीलिए तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ेगा और ये कम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये पैसे पार्ट सी में पूछना चाहिए था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें क्या है? पोटाशियम और ब्रोमीन दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म KBr एंड ब्रोमीन। तो आपको पता है ये वाला रिएक्शन आपने देखा हुआ है। ये कौन सा है? इट इज़ फॉलोइंग हार्पून मैकेनिज्म। सो हार्पून मैकेनिज्म से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में तो आया है इस बार। ठीक है, हार्पून से। तो देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे हार्पून से क्वेश्चन। तो देखो आपको पता है कि हार्पून के केस में जो स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन 1। स्टेरिक फैक्टर क्या होता है कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्सपेरिमेंटली आया डिवाइडेड बाय जो आपने थ्योरेटिकली फ्रॉम कोलिजन थ्योरी निकाला। अब स्टेरिक फैक्टर 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल जो ए है वो 80 से ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये चीज़ वाई बिकॉज स्टेरिक फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो आना ही था। एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 0 रहेगी। देखो आपको पता है रिएक्शन एलिमेंट्री है, क्योंकि कोलिजन थ्योरी एक एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आइदर ग्रेटर देन 0 या 0 होगी मिनिमम, नेगेटिव नहीं हो सकती एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। तो इससे जो दूसरा ऑप्शन दे रखा था वो था कि E लेस देन 0, तो ये गलत हो गया। E नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको यही दे रखा था, बट ये गलत है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी 0 है और एक्सपेरिमेंटली प्री अरेनियस का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ज़्यादा है देन द थ्योरेटिकल, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर 1 से बड़ा है। ठीक है, चलो अब हम पार्ट सी के क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो पार्ट सी के क्वेश्चंस में क्या है? देखो आपको मोनोटॉमिक आइडियल गैस दे रखी है, पीवी ग्राफ दे रखा है, आपको यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क और एंथैल्पी चेंज बताना था, है ना। सो क्वाइट सिंपल है। देखो अगर 1 से 2 गए तो 1 से 2 अगर आप गए तो आपने एक्सपांशन करी तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव आना चाहिए। सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास होगा क्या? माइनस ऑफ P V2 माइनस V1। आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, तो भैया 1 एटमॉस्फेयर पे आपने एक्सपांशन करी और आपका जो वॉल्यूम चेंज है वो कितना हुआ? 44.8 गया 22.4 से। तो बेटा ये आपके पास आएगा माइनस ऑफ 22.4 लीटर एटमॉस्फेयर। तो आप क्या करोगे? माइनस ऑफ 22.4 इसको आप जूल में कन्वर्ट कर दोगे 101.3 से मल्टीप्लाई करके, फिर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे ताकि आप किलो जूल में कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा इन किलो जूल। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कितना? योर आंसर विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 2.27 इन किलो जूल नेगेटिव। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन था इसके लिए। और एंथैल्पी चेंज आपके पास क्या आएगा? देखो एंथैल्पी चेंज तो सिंपली आपके पास क्या होता है? NCP डेल्टा T। आपको मोनोटॉमिक गैस दे रखी थी, उसका 1 मोल दे रखा था। सो CP आपका हो गया 5/2R। और टेम्परेचर चेंजेस आपको बताने हैं। सो सिंस गैस आइडियल है सो ये हो गया PV2 डिवाइडेड बाय NR, N1 ही है तो ये चीज़ हो गई। R आपका वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये क्या बन गया? 5/2 P कॉमन V2 माइनस V1। तो देखो P इंटू V2 माइनस V1 तो आप निकाल चुके हो, है ना। उसको आपको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने कितनी वैल्यू निकाली? 2.27 निकाली। बाहर तो खुद से नेगेटिव लग रखा था, 5/2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? प्लस में कितना? 5.67। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 5.67 इन किलो जूल, क्योंकि वो किलो जूल में ही वैल्यू थी, है ना। सो वर्क रिवर्सिबल और आपने एंथैल्पी चेंज दोनों निकाल लिए। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन थी लाइक माइनस ऑफ 2.27 किलो जूल वर्क था और ये आपके पास प्लस 5.67 किलो जूल था एंथैल्पी चेंज। तो ये आपका आंसर है पीवी डायग्राम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका XRD से था, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था कि एक्सरे में वो लाइक अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन है। आपको 2θ मतलब डायफ्रैक्शन एंगल्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं डिफरेंट, तो उससे आपको बताना है, ये भी दे रखा है कि वेवलेंथ एक्सरेज की कितनी है और एज लेंथ कितनी है।
ठीक है, सिस्टम की 4 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो अगर आपको नहीं पता ना स्टिल कि कैसे सॉल्व करना है, 2 ऑप्शंस तो वैसे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू सिलेक्शन रूल। देखो एफसीसी के केस में ऑल ऑड या ऑल इवन ही रिफ्लेक्शंस देते हैं, तो आइदर ये ऑप्शन बन सकती है, दूसरी ऑप्शन एफसीसी के लिए गलत थी क्योंकि सिलेक्शन रूल ही नहीं लग रहा था। सिमिलरली यहाँ पे बीसीसी का सिलेक्शन रूल लग रहा है, सम इवन है, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बस आपको इन दोनों में से डिस्टिंग्विश करना है ये एफसीसी है या बीसीसी है। तो अगर मैं देखूं कि जो पहली रिफ्लेक्शन है वो इसकी 111 से और इसकी 110 है, तो पहली रिफ्लेक्शन यही होगी मिनिमम, तो इसको ही देख लेते हैं। हम सबसे पहले के इवेल्युएट करते हैं, तो के आपके पास क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास कितनी आएगी वैल्यू, 1.54 एंगस्ट्रॉम है ये, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास है 4 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली, वो आई 0.0371, तो ये के की वैल्यू है। अगर मैं इक्वेशन यूज करूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना है आपके पास 38.43 का आधा, क्योंकि ये डायफ्रैक्शन एंगल दे रखा है। सो दिस इज इक्वल टू के, यहाँ पे आपके पास क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। तो यहां से जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो है 0.108, के मुझे पता है 0.0371 है, तो ये आपके पास हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से मैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ, डिवाइड कर दिया तो ये 3 आती है वैल्यू। तो बेटा ये 3 वैल्यू कब आएगी, जब आपका एच के एल कितना हो 111, तभी तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है पहली रिफ्लेक्शन 111 के द्वारा है, और वो किस में होता है एफसीसी में, तो आपकी ये ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सोचना था बस। चलिए क्वेश्चन 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 में आपके पास क्या है, ये अब अनकन्वेंशनल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है उनका। इन्होंने बोला था कि आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है NO में, N2O2 में सॉरी, तो आपका जो रेट है वो ये है, ठीक है, रिएक्शन का। ओके, अब सिंपल है, देखो हमें पता है कि इनिशियल अगर ये A है, ठीक है, X अगर रिएक्ट कर गया तो ये बच गया A माइनस एक्स, और ये कितना बना होगा 2x, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री भी तो मैटर करती है ना, ठीक है। अब टाइम डिपेंडेंस पूछी थी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, हमें पता है जो X है वो आपके पास किसके इक्वल है, A0 माइनस AT, है ना। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज A0, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये होगा A0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ KT, तो ये आपके पास क्या बन गया A0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ K2, तो ये आपका X है। आपको 2x के बारे में बात करनी है, तो बेटा 2x आपके पास क्या हो गया, NO की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपके पास क्या होगी 2 इंटू A0 आपको दे रखा था, A0 आपको दे रखा था 1 है, ठीक है, 1 मोलर है, तो ये आपके पास क्या हो गया इसका डबल, तो ये हो गया 2 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ KT। तो मतलब ये आपका आंसर है कि NO की कॉन्सेंट्रेशन की टाइम डिपेंडेंस ये हो गई, बस आपको डबल करना था इस वाले पार्ट को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपका क्वेश्चन है। अब बी वैल्यू आपको दे रखी है, दे रखा है कि भैया रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, तो आपको पहली 3 स्टोक्स लाइन बतानी है, आपको रेले लाइन की वेवलेंथ दे रखी है, सो वहां से हम वेव नंबर निकाल लेंगे। वेव नंबर आपके पास क्या होगा, दिस इज इन नैनोमीटर, सो 10⁻7 को 333 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाता है 30,030 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो बस पहली 3 स्टोक्स लाइन कहाँ पे होंगी, पहली लाइन आपको पता है 6b के डिफरेंस पे होगी, 6b आप माइनस करोगे, सो जो पहली लाइन होएगी वो आपके पास किस पे होएगी 30,030 माइनस 6b, है ना। तो b आपको दे रखा है 2, तो आपकी लाइन किस पे आएगी 30,018 पे, तो ये पहली लाइन हो गई। सेकेंड लाइन कितनी हो गई, आप 30,018 से 4b माइनस करोगे, क्योंकि 4b कॉन्जिक्यूटिव लाइंस का डिफरेंस है, तो ये आपके पास कितना आएगा 30,010। उसके बाद थर्ड लाइन के लिए भी आप कितना माइनस करोगे 4b, मतलब b2 है तो 8 माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 माइनस करोगे, तो इट इज लाइक दिस, तो यही हमने किया, ठीक है। तो आपका आंसर था ये पहली 3 स्टोक्स लाइन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका वेरिएशन प्रिंसिपल से है, ठीक है। सो वेरिएशन प्रिंसिपल में आपके पास यहाँ पे हैमिल्टोनियंस दे रखे हैं। सेम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी आपका था वेरिएशन प्रिंसिपल से, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे आपको मिनिमम एनर्जी बतानी है। सो सिंपल है, आप यहाँ पे सेकुलर डिटर्मिनेंट लिखोगे इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखते हो, H11 माइनस ES11। ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब S11 S22 आपके 1 है, और आपका जो S12 है S21 दिस इज 0। तो आपके पास डायरेक्टली क्या हो गया, दिस इज 5 माइनस ES11, तो S11 1 है। सिमिलरली ये भी आपके पास हो गया 5 माइनस ई। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 2 माइनस ES12 है ना, 2 माइनस ES21, तो वो 0 है। सो आपके पास यहाँ पे दिस इज 2 एंड दिस इज 2, तो आपने सेकुलर डिटर्मिनेंट लिख लिया। तो एक बार लिख लिया तो अब हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 5 माइनस ई का स्क्वायर डिटर्मिनेंट, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या है, 5 माइनस ई का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 5 माइनस ई दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 4। तो वो बेटा क्या होता है, प्लस माइनस 2, दिस इज 5 माइनस ई। तो बस ई की वैल्यूज फिर आपके पास क्या आ जाएंगी, एक आएगी 5 माइनस 2 और एक आपके पास आएगी 5 प्लस 2। तो ये 7 है, ये हायर वैल्यू, इसको नहीं लेना मेरे को मिनिमम वैल्यू लेना है। तो आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स दे रखे हैं। तो आपको डेबाइकल स्क्रीनिंग लेंथ, ये भी एक्सपेक्टेड था डेबाइकल स्क्रीनिंग लेंथ से क्वेश्चन। तो डेबाइकल स्क्रीनिंग लेंथ जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आपका जो टेम्परेचर है और आपकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसको नीचे आती है। अब आयनिक स्ट्रेंथ के बारे तो कुछ भी मेंशन नहीं था, है ना, तो मतलब आपको डायरेक्टली एप्सिलॉन के साथ ही वेरिएशन देखनी थी। तो दिस इज दिस, ठीक है। सो बस रेशियो में देखना होता है किसकी किसके साथ ले रहे हो, ए की बी के साथ ले रहे हो। सो दिस विल बी रूट ऑफ जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ए सोल्यूशन का डिवाइडेड बाय जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बी सोल्यूशन का। तो ये आपके पास आएगा, ए सोल्यूशन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है, इसका 2 एप्सिलॉन है। तो आपके पास सिंपल रेशियो क्या आ गई, 1/2 1/√2, है ना। सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल की इजी क्वेश्चंस भी थे, यू हैव टू स्पॉट, इनको करना था आपको। अगर फिजिकल आपको डिफिकल्ट लगी, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका बेटा है फ्रॉम द वेक्टर मॉडल। लास्ट पेपर में भी वेक्टर मॉडल से क्वेश्चन आया था और इस बार भी अब आया है, ठीक है। सो वेक्टर मॉडल क्या बोलता है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो जेड एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बनाता है। मैं इस एंगल का कॉस निकाल सकता हूँ। सो कॉस आपके पास बेसिकली क्या होता है, m टाइम्स एच कट, जो भी m वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 टाइम्स एच कट। तो एच कट आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब देखो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है। सो दिस इज रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1, ये आपको दे रखा है √6। तो यहाँ से आपके पास l की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। सो l 2 है, मतलब m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, +2 1 0 -1 एंड -2, है ना। अब देखो अगर आप m 0 भरोगे यहाँ पे तो cos थीटा 0 हो गया, मतलब एंगल कितना हो गया आपका 90, मतलब वो वाला ये ओरिएंटेशन है जिसमें एंगल आपका 90 है। आपको यहाँ पे क्या पूछ रखा है, आपको स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रखा है। तो आप देखो, अब आप ध्यान से सुनना, अगर मैं m की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो cos थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि थीटा बढ़ाने से cos थीटा की वैल्यू आपकी कम होती जाती है, ठीक है। सो अब देखो वही है, मतलब अगर मैं m की मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा +2, अगर मैं नेगेटिव में पुट करूंगा तो वो नीचे इस तरफ ओरिएंटेशन आएगी, ये वाली ओरिएंटेशन, वो ये वाली ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव में वैल्यू ले लेता 2, सो दिस इज 2 टाइम्स, तो m वैल्यू में 2 ले ली, हाईएस्ट m वैल्यू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपका मिनिमम आएगा, डिवाइडेड बाय √6, सो दिस इज cos ऑफ थीटा। तो आपके पास जो cos ऑफ थीटा आ गया वो आपके पास कितना आ गया, √2/3। अब यहाँ से आपने थीटा निकाला cos इनवर्स करके, तो आपके पास बेटा जो एंगल आएगा वो आएगा 35 पॉइंट, एक सेकेंड रुको, हाँ 35.6 डिग्री। सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट एंगल, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल जेड एक्सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल है, देखो धीरे धीरे आप m की वैल्यू कम करते जाओ, आपका एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट एंगल है, कितना, 35.6। अब ऑप्शंस में आपको दे रखा था ऐसे 35.26
ऑप्शंस में दे रखा था tan इनवर्स की फॉर्म में, लाइक tan इनवर्स ऑफ 1/√2, सो इतना एंगल है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट एंगल जो एल आपका बनाएगा विद द जेड एक्सिस। ठीक है, ये अलग था क्वेश्चन थोड़ा सा, पर था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिंक में जो जस्ट पीछे आया। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वांटम लील से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या है, हमने किया हुआ है कि Na/Hc टू सेव योर टाइम इज जस्ट 12/100। ठीक है, सो दिस इज जस्ट 12/100। एन आपके पास कितना है, मिली मोल्स में दे रखा है आपको। ठीक है, पावर आपको दे रखी है, एसआई में पुट करना है, टाइम आपको दे रखा है, फ्रैक्शन आपका 1 है, जब कुछ भी मेंशन नहीं यहाँ से हो गया 300 इंटू 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.15। सो ये आपकी क्वांटम यील्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। पॉलीमर से क्वेश्चन है, दोबारा सिमिलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, मार्कोवी की क्वेश्चन से। ठीक है, उनकी फेवरेट है गैस। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बेटा ये होती है। ठीक है, आपको बोला कि डबल लॉगरिथमिक प्लॉट, सो डबल लॉगरिथमिक मतलब यहाँ पे भी लॉग ले लिया, सो दिस इज लॉग ऑफ के प्लस ए लॉग ऑफ ये, है ना। तो डबल लॉगरिथमिक प्लॉट मतलब आपने इसका इसके साथ प्लॉट लिया, तो ये स्लोप है y इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस इज y, दिस इज x, सो दिस इज स्लोप। तो स्लोप आपको दे रखी है 3/4, मतलब आपको a की वैल्यू दे रखी है ना। तो आपको मासेस का रेशियो दे रखी है, तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की रेशियो पूछी है। सो ये आपके पास क्या होगी, रेशियो ले लो। सो ये होगी आपकी इसका की पावर a, तो ये रेशियो दे रखी है 16, a दे रखा है 3/4, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 8। तो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रो से क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप ही, बट थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, पार्ट सी का है ओवरऑल आफ्टर ऑल। तो बिस्मथ सल्फाइड है 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको उसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है। तो आपको पता है बिस्मथ सल्फाइड को जिस तरह जाएगा, सो इस तरह अगर जाएगा तो इसकी KSP की वैल्यू कितनी होगी, 108 S की पावर 5, है ना। तो यहाँ पे मैं इसकी सॉल्युबिलिटी पुट कर दूंगा, कितनी है 1.4 इंटू 10⁻⁻20 इसकी पावर 5। ठीक है, ये आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी थी उसकी S, तो ये दे रखी थी, तो आपने KSP निकाल लिया, ये आ गया आपका KSP। ठीक है, सो यहाँ से आप KSP सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 580.85 इंटू 10⁻⁻100, तो ये KSP है। तो अब देखो, ये आपका सेल रिएक्शन आपको पता है, वो आप कैथोड और एनोड हाफ सेल रिएक्शन से कंबाइन करके बनाओगे। सो इस तरह आपने बनाया, सो ये आपका सेल रिएक्शन आ गया। N आपका 6 है ना। सो आपको पता है कि यहाँ पे जो मेरा E0 सेल होगा वो मेरे पास क्या होगा, जो कैथोड वाला है, जो आपको फाइंड भी करना है, माइनस जो एनोड पे है। So this is equal to 0.0591 divided by n log of KSP। अब आपको ये सॉल्व करना है, कॉल इट एज x, तो ये आपके पास क्या होगा, उसको उधर ले जाओ। सो दिस इज 0.226 प्लस 0.0591, n आपका 6 है, और log ऑफ जो आपका KSP है 580.85 इंटू 10⁻⁻100। ठीक है, बेस 10 वाला है, सो -100 प्लस लॉग ऑफ दिस हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.73 वोल्ट्स। तो यही इसका आंसर है, दिस वाज इन द ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में आपके पास क्या है, C3V का करेक्टेड टेबल आपको दे रखा था क्वेश्चन में। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे स्पॉट करनी है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि अगर हम टाउ वाइब्रेशनल की बात करें फॉर अमोनिया के रिगार्डिंग था, सो वो आपके पास क्या होता है 2A1 प्लस 2 ही, है ना। हम करते हैं तो हमें याद ही है कि आपके पास ये चीज़ होती है। सो टोटल 6 मोड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम करेक्टेड टेबल देखेंगे तो A1 और E दोनों में आपको IR एक्टिविटी भी दिखेगी और रमन एक्टिविटी भी दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे क्वाड्रेटिक और लीनियर फंक्शंस आपके दोनों रहते हैं। सो ये गलत है कि कुछ मोड्स आपके IR इनएक्टिव है, और ये भी गलत है कि IR और रमन इनएक्टिव मोड एटलीस्ट 1 है।
ठीक है। मिक्सिंग ऑफ मोड्स यहाँ पे पॉसिबल होता है, बेसिकली मोड्स को मिक्स करके आप नए मोड्स बना देते हो, होता है, मिक्सिंग इज पॉसिबल। से अगर आपको ये नहीं भी पता तो ये गलत हो गया, पॉसिबल है। से अगर आपको ये नहीं भी पता, ये आपको पता होगा अगर आपने पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं कि साई ऑफ द फर्स्ट वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट इज टोटली सिमेट्रिक फॉर सम मोड्स। हाँ डेफिनेटली, किसके लिए, देखो जिस नॉर्मल मोड का A1 है ना सिमेट्री सिंबल, उसके लिए आपके पास जो साई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का होगा वो A1 ही होगा, ताकि जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है। ठीक है। सो एक रूल होता है बेसिकली कि जो आपका वेव फंक्शन है ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट वो सेम होता है एज दैट ऑफ अ नॉर्मल मोड। ठीक है। सो ये सही है, ये सही है। सो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ये फेज से आपका क्वेश्चन है। सो ये वाला क्वेश्चन आपका बेटा कहाँ से है, फ्रॉम फेज डायग्राम। ठीक है, लिक्विड फेज डायग्राम। सो अगर आपको आइडिया है, क्योंकि पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है, लाइव में पढ़ाया गया है आपको ये वाला टॉपिक, तो इसमें देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, द सिस्टम हैज़ टू क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर्स। तो डेफिनेटली क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ये है और ये है ना, ये दोनों है। कब, देखो आपके पास दो रीजन्स हैं, एक तो ये वाला रीजन है, ये डबल फेज रीजन है जब आपके दोनों लिक्विड्स इमिसिबल हैं, और ये जो बी वाला फेज है, ये नीचे वाला फेज है, दैट इज अ वन फेज रीजन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया क्रिटिकल सोल्यूशन, एक वो हो गया। ठीक है, बट आगे देखो, बोथ मिसिबल एट 100 डिग्रीज एंड x इक्वल टू 0.5। तो देखो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, 100 यहाँ होगा कहीं, 0.5 यहाँ होगा कहीं, तो ये तो बेटा डबल फेज रीजन में लाई कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अगला देखो 75 और x इक्वल टू 0.5, वो यहाँ कहीं होगा, तो वो भी डबल फेज में लाई कर रहा है। तो डबल फेज में अगर लाई कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिसोसिएट, गलत है ये। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, इसमें पता क्या होता है कि वाटर और निकोटीन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स लो टेम्परेचर्स पे बनता है और वो रहता है, जिसके कारण लो टेम्परेचर्स पे सॉल्युबिलिटी है, जिस कारण सिंगल फेज है। देन उसके बाद आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो इस टेम्परेचर के बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो गया, जिस कारण दोनों अलग अलग फेजेस में सेपरेट हो गए। ठीक है, सो ये गलत है, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो चुका है ऑलरेडी, डज नॉट नहीं आना। अगला देखो, एक वीक कॉम्प्लेक्स है एट 50 डिग्री सेल्सियस और फेजेस इन रीजन ए इज 2। ठीक है, एक्चुअली ये वाली स्टेटमेंट क्लियरली मेरे को याद नहीं है कि क्या था, बट ये स्टेटमेंट गलत बनती थी। यहाँ पे था वीक कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएट था। ठीक है, तो पर वो डिसोसिएट नहीं हो रहा। देखो अगर मैं बात करूं 50 पे, तो 50 पे आपके पास एक वन फेज रीजन है, तो वो डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये गलत है। लास्ट देखो तो जब आपने टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, दोनों फेजेस थर्मल मोशन के कारण होमोजेनाइज हो जाएंगे, जिसके कारण बी रीजन में फेज एक ही होगा। तो वो सही है कि ऊपर वाले रीजन में फेज एक होगा, तो ये सही है, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट डी ही करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका क्वांटम से था एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन। कैसे करना था इसको, देखो हैमिल्टोनियन आपको दे रखा था, एच और एक्स का कॉम्यूटेटर आपको दे रखा था एज एच कट अपॉन एओटा एम पी एक्स। ठीक है, और आपको दे रखा था जो भी आपके फाइज हैं दे आर द आइगन फंक्शंस ऑफ हैमिल्टोनियन, और ये आपकी आइगन वैल्यूज है। तो देखो ये है, आपको ये पूछा हुआ था, तो ये ऑप्शन करेक्ट थी, दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन। इसको करना कैसे था, देखो पी एक्स को पहले तो कॉम्यूटेटर की फॉर्म में लिख दो एच एक्स की, तो ये क्या होगा, ये उल्टा होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये हो गया। उसके बाद जो एच एक्स का कॉम्यूटेटर है उसको मैं ब्रेक कर दूंगा दो में, क्या, क्योंकि मुझे पता है जो कॉम्यूटेटर है एच एक्स का वो आपके पास क्या होगा, एच एक्स माइनस एक्स एच, ये होगा ना, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, देखो इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, हैमिल्टोनियन का फाई नॉट आपका आइगन फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट आएगा, फाई नॉट आएगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे फाई जे है, दिस कम्स आउट टू बी दिस, है ना। इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को करना पड़ेगा मॉडिफाई, क्यों, क्योंकि मेरे को हैमिल्टोनियन को पहले ऑपरेट कराना है, क्योंकि आइगन फंक्शंस है ना, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उसको। तो देखो मैं इसको कैसे ऑपरेट कराऊंगा, सिंपल है, देखो मैं यहाँ पे h और x की मतलब प्रॉपर्टी यूज करूंगा। देखो ये आगे आ जाएंगे, इट इज लाइक दिस कि मैं इसका वो लेता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा
तो ये आपके पास क्या होगा, x का ट्रांसपोज और हैमिल्टोनियन का ट्रांसपोज, x भी आपका हर्मिशियन है, हैमिल्टोनियन भी हर्मिशियन है, सो दिस विल बी दिस। सो ये बन जाता है x इंटू एच, इस पे ऑपरेट होता है इसकी हर्मिशियन प्रॉपर्टी, और ये आ जाता है। ठीक है, अब मैं हैमिल्टोनियन को इस पे ऑपरेट करा सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आई विल हैव हियर, यहाँ पे मेरे पास आएगा एज एप्सिलॉन जे फाई जे, यहाँ पे आ गया x, तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया फाई जे, x तो मल्टीप्लीकेशन ही है तो उसको बीच में ले आओ, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एप्सिलॉन जे माइनस एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपका बन गया आयोटा m डिवाइडेड बाई h कट। ठीक है, अब आप तो कहोगे सर आपने ये लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज बेटा आयोटा नीचे है, आपको पता है कि जो आयोटा का स्केयर है वो -1 है, सो मतलब आयोटा आपका -1 बाय आयोटा है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सो उल्टा हो गया तो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। आपको अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दे रखा है, सो आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दिस ऑर्बिटल। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये pz ऑर्बिटल है ना। आपको पता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 0 है, तभी यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, कॉस ऑफ l माइनस मॉड m थीटा और साइन ऑफ मॉड m थीटा ना, तो ये तो आपको पता ही है। तो ये pz ऑर्बिटल, और pz ऑर्बिटल के लिए क्या है, जैसे अगर ये z एक्सिस है तो ये आपका pz ऑर्बिटल है ना। तो pz ऑर्बिटल के लिए आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग दिस है, ये थीटा क्या होता है बेटा, ये एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो आप खुद बताओ, जब आपका थीटा 0 होगा तो मतलब आप z एक्सिस के अलोंग ही हो, जब आपका थीटा 90 है तो आप xy प्लेन में हो, तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी थीटा 0 पे है, तो आपका आंसर आना था थीटा इक्वल टू 0, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन का दे रखा है। ठीक है, सो आपको एक्स केयर का एवरेज, अब आप कहोगे सर ये कौन सा क्वेश्चन था, कैसे करना था। देखो जिन्होंने किया है उनको पता है ये वाला क्वेश्चन आपका क्वांटम के थ्रू होगा। देखो कैसे, आपका अननॉर्मलाइज वेव, आपका नॉर्मलाइज फंक्शन है, तो c आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से आप c निकाल सकते हो ना। तो c आपके पास क्या होगा, आपको इसका स्केयर नहीं करना फर्दर क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लेते, आपको पता है ये इसका क्या आएगा, गामा फंक्शन ऑफ, दिस इज x की पावर 0, सो गामा फंक्शन ऑफ 1/2, इंटीग्रल्स करते हो ना फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, और यहाँ पे a की पावर क्या हो जाता है 1/2, तो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इज रूट पाई एंड दिस इज रूट a, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, रूट ऑफ a/पाई। तो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया। अब आपको एक्स केयर की एवरेज वैल्यू ढूंढनी है, सो एक्स केयर की एवरेज वैल्यू क्या होगी, देखो जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है एक्स केयर के साथ आप मल्टीप्लाई, मतलब एक्स केयर आना चाहिए ना वहाँ पे, तभी तो उसकी एवरेज वैल्यू आएगी, तो ये चीज़ हो गई। अब ये हो गया आपका रूट ऑफ a/पाई, ये इंटीग्रल आपको अगेन पता है दिस कैन अकर थ्रू गामा फंक्शन, सो गामा फंक्शन होता है n+1/2 का, इसका लेना होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आप गामा फंक्शन लोगे 3/2 का, और ये जो आगे a आ रहा है उसकी पावर 3/2, तो बेटा ये आपके पास क्या हो गया, रूट ऑफ a/पाई, गामा फंक्शन 3/2 का ये होता है, सो दिस इज रूट ऑफ पाई/2, और यहाँ पे आ गया a की पावर 3/2, तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज 1/2 a, तो ये आपकी एवरेज वैल्यू है एक्स केयर की। ठीक है, आप यूनिट्स के थ्रू भी वैसे कर सकते थे थोड़ा सा, अगर मैं आइडिया बताऊँ आपको कैसे। देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ ए एक्स केयर, मतलब a के जो यूनिट्स हैं दे आर ऑफ सेम एज 1/x केयर, मतलब जो एक्स केयर के यूनिट्स हैं दे आर सिमिलर टू 1/a, जिसका मतलब जो एक्स केयर की वैल्यू आएगी वो 1/a के यूनिट्स में आएगी। तो आपके पास दो ऑप्शंस में ही आपको डील करना था, 1/2a और एक और ऑप्शन थी जिसमें a डिनोमिनेटर में था, तो अगर आप सॉल्व करो तो 1/2a आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं मेमोरी बेस। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग।